नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डी के सर। दोस्तों हम कर रहे थे आपकी 33 श्रेणी परीक्षा की लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण जीएसटी बुकलेट जो आपकी सार संग्रह है, इस बुकलेट का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, ये कर रहे थे हम आपके एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। अब तक हम क्या कर चुके हैं इस बुकलेट का, हम कर चुके हैं आपके शैक्षणिक परिदृश्य और आरटीआई की बात करें, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ साथ बात करें हम आपके सूचना तकनीक यानी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। फिर दोस्तों हमने शुरुआत की थी आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान की। किसकी शुरुआत की थी दोस्तों, हमने शैक्षणिक मनोविज्ञान की शुरुआत की थी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। और दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान की अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है दोस्तों, अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, यानी कल हमने जो पढ़ा था उसकी बात करते हैं। कल दोस्तों आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान से पहला टॉपिक हमने पढ़ा था आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपका पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। बहुत ही अच्छे से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए थे हमने और पूरे टॉपिक को कवर किया था एमसीक्यू के माध्यम से। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमने कल पढ़ा था आपका बाल विकास। कौन सा पढ़ा था दोस्तों, आपकी बाल विकास पढ़ा था। और तीसरा टॉपिक पढ़ा था दोस्तों हमने अधिगम। क्या पढ़ा था हमने, अधिगम पढ़ा था। इन टॉपिकों को किसके माध्यम से कवर किया था दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से हमने कवर किया था। और यदि एमसीक्यू की आप पीडीएफ की मांग करते हो यानी पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ हम डालते हैं कहाँ पर दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल पर। जितने भी हम एमसीक्यू किए हैं आज तक वो सारी की सारी पीडीएफ कहाँ पर डाली गई है दोस्तों, अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर यानी टेलीग्राम के ऊपर डाली गई है। पेपर एनालिसिस पॉइंट अपने टेलीग्राम का नाम है, वैसे लिंक दी हुई है आपकी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो जीएसटी बुकलेट है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, चाहे आपकी सब्जेक्ट की हो चाहे आपकी कॉमन पार्ट की हो, जैसे आपकी हिंदी हो चाहे आपकी संस्कृत हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, एसएसटी हो चाहे साइंस में, तो जो कॉमन पार्ट की सिलेबस की बात करें तो जीएसटी है वो भी अपने इसी टेलीग्राम पर ऊपर डाल दी गई, जिसे मैं रोज आपको बताता हूँ। अब दोस्तों आज की बात करते हैं, आज हम करेंगे आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान की क्लास नंबर 2, यानी कि वैसे देखिए हम क्लास नंबर 2 है। और इस बुकलेट की बात करें तो कौन सा पार्ट होगा दोस्तों, पार्ट नंबर 9। यानी अब तक अपनी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज अपनी 9वीं क्लास है। पार्ट नंबर 2 यानी क्लास नंबर 2 के अंदर यदि शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो आज कौन से टॉपिक देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से हम शुरू करेंगे आपका टॉपिक। अभिप्रेरणा पढ़ेंगे दोस्तों, फिर हम आपके व्यक्तित्व पढ़ेंगे। और व्यक्तित्व के बाद हम दोस्तों हम पढ़ेंगे आपका बुद्धि पढ़ेंगे। और बुद्धि के बाद दोस्तों हम समायोजन पढ़ेंगे। और समायोजन के बाद हम दोस्तों हम आपका बालक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बालक पढ़ेंगे। यानी 5 टॉपिक आपके शेष रह गए, उनमें से देखते हैं आज कितने टॉपिक कवर कर पाते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों आपकी अभिप्रेरणा से। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन हो सके, क्योंकि अपने एग्जाम के मात्र 10-11 दिन अपने शेष बचते हैं यदि मुख्य रूप से माने तो। इन 10-11 दिनों के अंदर जितना अच्छा हम रिवीजन कर सकते हैं उस हिसाब से उतने एमसीक्यू हम कर रहे हैं दोस्तों। जीएसटी बुकलेट की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन। और जीएसटी बुकलेट आप सभी को पता है क्यों दी जाती है, एक लास्ट टाइम एक शॉर्ट नोट्स के रूप में काम आती है। और इसमें वही टॉपिक दिए जाते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये रिविजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम क्या है आपका, सब्सक्राइब करना, वैसे कर देना चाहिए था अभी तक। और जिन्होंने नहीं किया तो आप कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अभिप्रेरणा से। जो क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी आपको पता है। पहले मैं बता देता हूँ, ये विशेष सूची दे रखी थी आपकी, जिसमें हम दोस्तों ये पहला टॉपिक कर चुके हैं आपके सूचना प्रौद्योगिकी हम कर चुके हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान अपना चल रहा है, आज ये कंप्लीट हो सकता है। प्रश्न देखते हैं। पहला अपना प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। स्किनर ने कहा, गुड ने कहा, मैकडोनाल्ड ने कहा या मॉर्गन किंग ने था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया था आपका रीट 2022 के अंदर। किसमें आया था आपका, रीट 2022 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। स्किनर, गुड, मैकडोनाल्ड, मॉर्गन किंग। तो दोस्तों ये कथन था आपका गुड का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा की। बात की तो अभिप्रेरणा के बारे में बात करते हैं। अभिप्रेरणा की बात करते हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा शब्द की बात करें तो अंग्रेजी की कौन सी भाषा की बना है दोस्तों, आपकी अंग्रेजी भाषा की कौन से शब्द से बना है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन शब्द से। कौन से शब्द से बना है दोस्तों, आपकी मोटिवेशन शब्द से बना है, मोटिवेशन शब्द। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके मूलतः शब्द, यानी मूलतः शब्द किसका है दोस्तों, कौन सी भाषा का शब्द है। तो मूलतः की बात करें दोस्तों आपकी लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, आपकी लैटिन भाषा का शब्द।
किससे बना है दोस्तों, आपके मॉइवियर से बना है। किससे बना दोस्तों, आपके मॉइवियर से बना है। और इसके संदर्भ में बात करें दोस्तों, यानी गति की बात करें तो क्रियाकलाप की गति से है दोस्त, क्रियाकलाप की गति से। तो ये आपकी बेसिक जानकारी है आपके अभिप्रेरणा के बारे में जो सीधी पूछ ली जाती है। यानी मूलतः शब्द पूछे कि अभिप्रेरणा कौन से शब्द से बना है दोस्तों, आपकी मूवियर से हुआ। अंग्रेजी शब्द की बात करें तो आपकी मोटिवेशन से बना है दोस्त। दोनों भाषाओं का क्वेश्चन आपका बन चुका है, यानी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्किनर की बात करें दोस्तों, स्किनर की परिभाषा बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद है। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है। मोटिवेशन है, यानी कि अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, सुपर राजमार्ग है। ये किसने बोला दोस्तों, आपकी स्किनर की परिभाषा जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्त। मॉर्गन किंग की बात करें दोस्त, मॉर्गन किंग के पहले आपके मैकडोनाल्ड की बात करें तो इनकी परिभाषा पूछे तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के अंदर, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा परिवर्तन है। ठीक है। जो भावात्मक जागृति, जो भावात्मक जागृति, भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षिक, भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षिक अनुक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है, अनुक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। तो ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, ये दी थी आपके मैकडोनाल्ड ने। मॉर्गन किंग की परिभाषा भी बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। अभिप्रेरणा का तात्पर्य इन्होंने बताया था कि अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है, बताओ भाई। इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य एक प्रेरक व कर्षण बल से, प्रेरक व कर्षण बल से है, कर्षण बल से है, जो खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर ले जा, जो खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति को, खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति को या व्यक्ति के व्यवहार को निरंतर ले जाता है, ले जाता है। ये परिभाषा किसने थी दोस्तों, आपकी मॉर्गन किंग की ये परिभाषा थी। यानी इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य प्रेरक व कर्षण बल से है, जो खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को निरंतर ले जाता है। ये आपके मॉर्गन किंग की परिभाषा थी। मैकडोनाल्ड की बात करें दोस्तों, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षिक अनुक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। इन मोस्ट शब्दों की बात करें तो भावात्मक जागृति और पूर्व अपेक्षिक अनुक्रिया की बात करें दोस्तों, ये परिभाषा दी थी किसने, आपके मैकडोनाल्ड ने। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है। स्किनर ने कहा था कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित रखने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा एक गुण मॉडल का था। चारों ऑप्शनों की परिभाषा इंपॉर्टेंट थी, चार परिभाषाएं हमने याद की और चारों परिभाषाएं विभिन्न एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अभिप्रेरणा की बेसिक जानकारी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। अभिप्रेरणा मूलतः लैटिन भाषा का शब्द था, मोवियर से बना था, जिसका संदर्भ है दोस्तों क्रियाकलाप की गति से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। अच्छे से आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। अभिप्रेरणा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं, यानी अभिप्रेरणा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं। अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है, बिल्कुल राइट है। अभिप्रेरणा क्या आपकी एक आंतरिक अवस्था है जो काल्पनिक होती है, बिल्कुल। अभिप्रेरणा क्या होती है, एक आंतरिक अवस्था है जो क्या होती है दोस्तों, आपकी काल्पनिक होती है, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा विशेषता दे रखी है, यदि किसी खास क्रिया को करने की ओर निर्देशित होती है, बिल्कुल राइट। अभी देखो हमने एक परिभाषा देखी थी, किसी क्रिया को लेकर व्यक्ति को एक निरंतर ले जाती है। कौन सी अभिप्रेरणा, हमने किसकी परिभाषा देखी थी, आपकी मॉर्गन किंग की परिभाषा देखी थी। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी विशेषता है। ये किसी खास क्रिया को करने की ओर दिशा निर्देशित होती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य अभिप्रेरणा की विशेषता है दोस्तों। अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। अभिप्रेरणा जब तक आपका उद्देश्य प्राप्त नहीं होता जब तक जारी रहती है, और आवश्यकता पूर्ति के बाद समाप्त हो जाती है। जब तक आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। जैसे आपका एक लक्ष्य है, रीट आपको फाइट करनी है, एग्जाम मेंस, ठीक है, जब तक आपको ये अभिप्रेरणा जारी रहेगी आपकी, जब तक रीट की परीक्षा न हो जाती। और जैसे रीट की परीक्षा हो जाएगी, आपकी ये आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, अभिप्रेरणा आपकी समाप्त हो जाएगी कि अब रीट की एग्जाम हो चुकी है दोस्तों।
अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, बिल्कुल राइट। अभिप्रेरित व्यवहार है वो कैसा होता है दोस्तों, आपके चयनात्मक एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। तो सारी की सारी चारों विशेषता दे रखी है, सारी की सारी किसकी आपकी दोस्तों, अभिप्रेरणा की विशेषता है। किसकी आपकी अभिप्रेरणा की विशेषता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिप्रेरणा चक्र किन घटकों से मिलकर बना हुआ है। भाई अभिप्रेरणा चक्र की बात करें तो किन घटकों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। तो अभिप्रेरणा बना हुआ दोस्तों आपकी आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा डायग्राम, पहले ऊपर लिखा होता आपका आवश्यकता, ठीक है, इधर लिखा होता आपका उद्दीपक, इधर लिखा होता आपका दोस्तों आपके अंतर्नोद, आवश्यकता, उद्दीपक और अंतर्नोद, और ये दूसरे से ऐसे चलते रहते हैं दोस्त। तो अभिप्रेरणा चक्र किन घटकों से मिलकर बना होता है दोस्तों, आपकी आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपक से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा के वर्गीकरण को सही रूप में दर्शाता है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, वर्गीकरण को सही रूप से दर्शाता है, यानी अंतर को दर्शाता है, हमें पूछा गया दोस्त। आंतरिक अभिप्रेरण का स्रोत बाहरी तत्व होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरण का स्रोत दोस्तों आपके बाहरी तत्व नहीं होते हैं, आपके बाहरी तत्व दोस्तों होते हैं आपके बाह्य अभिप्रेरण, यानी बाहर से जैसे आपको मोटिवेशन मिले, आपको वो पुरस्कार जीतना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक जैसे आपके मन में कहता है कि मुझे संगीत गाने का शौक है, जैसे मन ही मन में आप संगीत गाते रहते हो, वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्त, ये सही अंतर को नहीं दर्शाता। बाह्य प्रेरणा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, तो देखा जा सकता है दोस्त। बाह्य प्रेरणा को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जैसे आपको अभिप्रेरणा दी जाती है कि यदि आप डांस अच्छा करोगे तो आपको एक ट्रॉफी मिलेगी, तो आप उस ट्रॉफी के लिए डांस अच्छा करते हो, तो वो ट्रॉफी आपको दिख रही है ना, तो बिल्कुल राइट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के कार्य केंद्रित रखता है, बिल्कुल राइट। आंतरिक अभिप्रेरण व्यक्ति को कार्य केंद्रित रखता है, बिल्कुल रखता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पुरस्कार और दंड आंतरिक नहीं दोस्तों, आपकी पुरस्कार और दंड कैसे आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है, कैसे आपकी बाह्य अभिप्रेरणा पर काम करती है दोस्त। ये हम पहले क्वेश्चन के साथ हम समझ चुके हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक एवं मनोसामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर को सही रूप से दर्शाता है। सही रूप से दर्शाता है, बताओ भाई कौन सा दर्शाता है आपका। जैविक अभिप्रेरक अर्जित होते हैं, जैविक अभिप्रेरक अर्जित होते हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते दोस्तों। आपके जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं जैविक अभिप्रेरक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैविक अभिप्रेरक कौन से हो जाएंगे दोस्तों आपके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करना चाहूँ, जैसे भूख हो जाएगी आपकी, प्यास हो जाएगी, ठीक है, काम अभिप्रेरक हो जाएगा आपका। इसके अलावा जैसे आपके मलमूत्र त्याग हो जाएंगे आपके। तो ये कैसे दोस्तों आपके जैविक अभिप्रेरक काम है। तो ये तो आपका जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जो भूख की बात करें, प्यास की बात करें, तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। मनोसामाजिक अभिप्रेरक समस्त से संबंधित होते हैं, नहीं दोस्तों, आपके मनोसामाजिक अभिप्रेरक है समस्त से संबंधित नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। जैविक अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं तथा समष्टि बनाए रखने में सहायक होते हैं, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोसामाजिक अभिप्रेरक सार्वभौमिक होते हैं, नहीं दोस्तों, ये सार्वभौमिक नहीं होते। मनोसामाजिक अभिप्रेरक आपके सामाजिक पर्यावरणीय कारकों से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं आपके, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारकों से संबंधित होते हैं। सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारकों से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं दोस्त। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें पूछा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। दूसरों के साथ रहने, सामाजिक संपर्क बनाने तथा भौतिक रूप से निकट आने की इच्छा किस अभिप्रेरक को दर्शाती है। शक्ति अभिप्रेरक को, संबंधन अभिप्रेरक को, उपलब्धि अभिप्रेरक को, अनुमोदन अभिप्रेरक को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी देखो निकट आने की इच्छा यानी संबंध बनाने की इच्छा होगी आपकी, तो संबंधन अभिप्रेरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से समझ सकते थे दोस्तों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरों के संवेग, देखो दूसरों के संवेग या व्यवहार पर चेतन अथवा अचेतन रूप से प्रभाव डालने की क्षमता किस अभिप्रेरक से संबंधित है। शक्ति अभिप्रेरक, जिज्ञासा अभिप्रेरक, चिंता, हास्य या आक्रामक अभिप्रेरक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके शक्ति अभिप्रेरक से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो शक्ति अभिप्रेरक है, ये कैसे आपके मनोसामाजिक अभिप्रेरक है सारे के सारे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे से मैंने क्वेश्चन लिया आपका। देखो, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति सामान्यतः किस प्रकार के कार्यों को वरीयता देते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति सामान्यतः किस प्रकार के कार्य को वरीयता देते हैं। अत्यधिक सरल कार्य को, अत्यधिक कठिन कार्य को, मध्यम कठिनाई या चुनौतीपूर्ण कार्य को, बिना लक्ष्य वाले कार्य को। तो दोस्तों ये आपकी बात करें, उच्च उपलब्धि प्रेरणा वाले व्यक्ति है सामान्यतः वरीयता देते हैं आपकी मध्यम कठिनाई और या चुनौतीपूर्ण कार्य को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नए अनुभव प्राप्त करने, देखो नए अनुभव प्राप्त करने तथा सूचनाओं को संग्रह करने की इच्छा किस अभिप्रेरक का उदाहरण है। नए अनुभव प्राप्त करने तथा सूचनाओं को ग्रहण करने की इच्छा किस अभिप्रेरक का उदाहरण है। अनुमोदन अभिप्रेरक, आक्रामक अभिप्रेरक, जिज्ञासा एवं अन्वेषण अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके नए अनुभव प्राप्त कर रहा तो आपकी जिज्ञासा हो रही है, सूचना को ग्रहण कर रहा तो अन्वेषण हो जाएगा, तो अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों आपका। एटकिंसन एवं हिल्डगार्ड के अनुसार दूसरों को हानि पहुंचाने वाले व्यवहार को किस अभिप्रेरक के अंतर्गत रखा जाता है। भाई एटकिंसन एवं हिल्डगार्ड के अनुसार, दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार दूसरों को हानि पहुंचाने वाले व्यवहार को किस अभिप्रेरक के अंतर्गत रखा जाता है। चिंता, हास, उपलब्धि अभिप्रेरक, आक्रामक अभिप्रेरक, संबंधन अभिप्रेरक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके आक्रामक अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, सीखने में सहायक बने रहने के लिए चिंता को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सीखने में सहायक बने रहने के लिए चिंता को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चिंता निषेध, चिंता हास, अनुमोदन अभिप्रेरक या शक्ति अभिप्रेरक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चिंता हास हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा आपका चिंता हास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक का सही मेल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक का सही मेल है। ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा था। देखो दोस्तों, दे रखा हमें दीवकारक सिद्धांत। पहला क्या दे रखा है दोस्तों, हमें दीवकारक सिद्धांत दे रखा है। इसके विंटर वूम नहीं है दोस्तों आपके। इसके प्रतिपादक कौन है आपके, साथ साथ याद कर लो, हर्ज़बर्ग। कौन है आपके, हर्ज़बर्ग। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। विंटर वूम कौन से सिद्धांत के दोस्तों आपके, ये आपके प्रत्याशा सिद्धांत के, किसके जनक है दोस्तों, आपके प्रत्याशा सिद्धांत के जनक है। यहाँ पर देखो पहला और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दे रखा था। दीवकारक आपका हर्ज़बर्ग है और प्रत्याशा आपका विंटर, ठीक है। ये तो हो गए। अंतर्नौत सिद्धांत क्लार्क का है क्या, बताओ भाई। अंतर्नौत सिद्धांत किसका है, क्लार्क का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें, मैकडूगल का है, बताओ भाई। नहीं दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपकी फ्रायड का है। किसका, आपका फ्रायड का, जो सीधा सीधा आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सीधा सीधा आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैकडूगल का सिद्धांत कौन सा था आपका, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक का सही मेल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, विलियम मैकडूगल द्वारा प्रतिपादित वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियों एवं उनसे संबंधित संयोगों का वर्णन किया है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर दे रखा है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी विलियम मैकडूगल ने, 14 बताई थी दोस्तों। प्रश्न के अंदर 2 क्वेश्चन तैयार हो गया आपके। वातावरणीय सिद्धांत नहीं दोस्तों, आपके मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। कौन सा आपका, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर दे रखा आपका निष्पत्ति प्रेरणा का सिद्धांत। निष्पत्ति प्रेरणा का सिद्धांत किसका, आपका मैकलीलैंड का है दोस्त। इसका आपका मैकलीलैंड का, जो बार बार पूछा जाता है। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसका दोस्तों, आपके आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत है होलो का। किसका दोस्तों, आपके होलो का। सिद्धांत सीधे पूछे जाते हैं, आपके सीधे पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वातावरणीय सिद्धांत दे रखा है, तो ये भी याद कर लो। किसका दोस्तों, आपके व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने बताया था। ये वातावरणीय सिद्धांत किसने देते हैं, आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक द्वारा, मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सारे के सारे सिद्धांत देख लिए हमने प्रेरणा के।
देखो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति सिद्धांत आपका किसका था, एक बार याद कर लो सारे। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत आपका विलियम मैकडोगल का। शरीर क्रिया सिद्धांत मॉर्गन का, एक और याद कर लो, शरीर क्रिया सिद्धांत, ये नहीं पढ़ा ना हमने, क्रिया सिद्धांत, ये किसका था दोस्तों, आपके मॉर्गन का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके द्विकारक सिद्धांत हमने हर्ट्जबर्ग का देखा, तो यहाँ पर याद करो। द्विकारक सिद्धांत किसका देखा हमने, हर्ट्जबर्ग का देखा। ठीक है, प्रत्याशा सिद्धांत किसका देखा हमने दोस्तों, विंटरबॉम का देखा प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक बच गया अक्षवाय सिद्धांत। कौन सा बच गया आपका, अक्षवाय सिद्धांत। यह सिद्धांत देता दोस्तों आपके मैकग्रेगर ने। किसने दिया था, आपके मैकग्रेगर ने दिया था। फिर इसके बाद आता है आपका निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत मैक्लिनन ने। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत होलो का आ गया। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत आपका फ्राइड का आ गया। तो ये सारे के सारे सिद्धांत किसके, अभिप्रेरणा के। एक साथ ही आपको याद करवा दिए, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, 2 क्वेश्चनों के माध्यम से सारे सिद्धांत याद करवा दिए आपके बुकलेट के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ जाता है, सीधा पूछ जाता है ये सिद्धांत किसका है। ठीक है, तो सारे याद कर लेना दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मेस्लो की आवश्यकताओं की सोपानिकी के अनुसार, देखो मेस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। तो मेस्लो की आवश्यकताओं की सोपानिकी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के शरीर, देखो किसी व्यक्ति के शरीर क्रियात्मक एवं सुरक्षा आवश्यकताएं पूर्ण हो गई तो अगला प्रमुख अभिप्रेरणा स्तर कौन सा होगा, यानी क्रम का क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन, मोस्ट लगा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों सम्मान की आवश्यकता होगी, आत्म सिद्धि की आवश्यकता होगी, आत्मीयता की आवश्यकता होगी, उच्च संज्ञानात्मक की आवश्यकता होगी। दोस्तों राइट आंसर तो हो जाएगा आपका आत्मीयता की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता सोपानिकी सिद्धांत की बात करते हैं आपकी। आवश्यकता सोपानिकी सिद्धांत की बात करें दोस्तों, इसके प्रतिपादक कौन थे। मैं सबसे पहले प्रतिपादक की बात करें, सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है, तो कौन थे आपके, इब्राहिम मैस्लो। कौन थे आपके, इब्राहिम मैस्लो थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। कितने बताए थे दोस्तों आपके स्तर, 5 बताए थे इन्होंने। कितने बताए थे आपके, 5। सबसे निम्न स्तर पर था आपका शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। फिर दोस्तों इसके बाद हम तो था दूसरे नंबर पर आपकी सुरक्षा की आवश्यकता। कौन सा था आपका, सुरक्षा की आवश्यकता। इसके बाद दोस्तों आपके तीसरे नंबर पर थी आपकी आत्मीयता। तीसरा स्तर बताया था सोपान इन्होंने आत्मीयता। ठीक है, चौथा स्तर बताया था दोस्तों इन्होंने सम्मान, और सबसे उच्च स्तर बताया था आत्मसिद्धि। क्या था दोस्तों, इन्होंने आत्मसिद्धि बताया था। ठीक है, ये त्रिभुज वाला नियम आपने देखा होगा, ऐसे त्रिभुज में लिखा हुआ, ये आपके 1 2 से लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4 और 5। ये आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की बात करिए आपके इब्राहिम मैस्लो ने 5 स्तर बताए थे। निम्नतम स्तर की बात करें तो ये था आपका निम्नतम स्तर, और उच्चतम स्तर की बात करें तो आत्मसिद्धि। उच्चतम स्तर कौन सा था दोस्तों, आपके आत्मसिद्धि था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चन, और बार बार रिपीट भी होता है दोस्तों, याद कर लेना इस क्वेश्चन को यहीं पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछे, ये क्रम भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, आपका क्रम भी एग्जाम में आ चुका है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निर्मितवाद आ गया आपका। निर्मितवाद के अनुसार व्यक्ति नवीन ज्ञान का निर्माण किसके आधार पर करता है। भाई निर्मितवाद के अनुसार व्यक्ति है वो नवीन ज्ञान का निर्माण किसके आधार पर करता है, केवल शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान पर, बताओ भाई, पूर्व ज्ञान की बुनियाद पर, या केवल पाठ्य पुस्तक की सामग्री पर, या पुरस्कार एवं दंड के आधार पर। तो दोस्तों आपके निर्मितवाद के अनुसार व्यक्ति नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, उसका आधार होता है दोस्तों आपकी पूर्व ज्ञान की बुनियाद पर। श्रोता आपके पूर्व ज्ञान की बुनियाद पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें जो निर्मितवाद की बात करें दोस्तों, इसके प्रतिपादक कौन कौन थे आपके। निर्मितवाद की बात करें दोस्त, या संरचनावाद की बात करें, प्रतिपादकों के अंदर दोस्तों काफ़ी, यानी इसके समर्थन के रूप में बहुत से वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं। बार बार क्वेश्चन बनता है कि निर्मितवाद के समर्थन मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है आपका पियाजे का। कौन थे आपके, पियाजे थे। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों आपके वाइगोत्स्की। कौन आते हैं दोस्तों आपके, वाइगोत्स्की। तीसरे नंबर पर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके वुर्नर साहब, वुर्नर। फिर दोस्तों फिर आपके रोगोफ आते हैं आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके बर्टलेट है, बर्टलेट हो गया आपका।
छठे व्यक्ति आपके आते हैं, जैसे आपके जॉन लेवी हो गया, और एक व्यक्ति और बच गया दोस्त आपका जॉन डीवी। तो ये व्यक्ति है दोस्तों आपके जो निर्मितवाद का समर्थन करते हैं, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और निर्मितवाद का मानना है कि पूर्व ज्ञान की बुनियाद पर व्यक्ति नवीन ज्ञान की संरचना करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्मितवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं। क्या कथन दिए हुए हैं? पहला कथन दिया हुआ आपका दोस्तों आपके, निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का स्थानांतरण नहीं होता। निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि शिक्षार्थी द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। बल्कि शिक्षार्थी द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? उसका निर्माण किया जाता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। अधिगम एक सामाजिक एवं प्रासंगिक प्रक्रिया है। निर्मितवाद क्या कहता है? अधिगम एक सामाजिक एवं प्रासंगिक प्रक्रिया है जो विद्यार्थी के मस्तिष्क में निहित होती है। किसमें निहित होती है दोस्तों? आपके विद्यार्थी के मस्तिष्क में निहित होती है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक सही है, कथन बी गलत। दोस्त दोनों सही है। कथन ए गलत, कथन बी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। कथन ए और कथन बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिगम की बात करें, सीखना प्रासंगिक है। लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया आपके एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निर्मितवादी या रचनावादी शिक्षण उपागम में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? ये क्वेश्चन अभी 2025 में पूछा गया दोस्तों आपका। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? बताओ भाई, प्रमुख भूमिका बताओ शिक्षक की क्या है? ज्ञान का प्रत्यक्ष स्थानांतरण, कक्षा में पूर्णतः नियंत्रित करना, मार्गदर्शक एवं सुविधादाता के रूप में कार्य करना, रटाई ज्ञान पर बल देना। दोस्तों आपके मार्गदर्शक एवं सुविधादाता के रूप में कार्य करना ही शिक्षक की प्रमुख भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। रटाए ज्ञान पर बल नहीं देना दोस्त, ये तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे गलत हो जाएगा दोस्त। कक्षा को पूर्णतः नियंत्रित नहीं करना दोस्त, कक्षा को पूर्णतः नियंत्रित भी नहीं करना, ज्ञान का प्रत्यक्ष स्थानांतरण भी नहीं करना दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। संरचनावाद की प्रथम एवं द्वितीय लहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हमने देखो शिक्षण के उपागम पढ़े थे दोस्तों, वहां पर हमने संरचनावाद की बात की थी, रचनावाद की बात की थी। वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया है उपागम के वाले टॉपिक के अंदर। और मैंने बताया था कि रचनावाद से आपके क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। यहाँ पर देखो प्रथम लहर पूछे आपको, जब भी आपको आए प्रथम लहर तो कौन थे इसके जनक? पियाजे। और द्वितीय लहर के जनक कौन थे? आपकी सामाजिक से जुड़ी हुई थी तो वाइगोत्स्की। यहाँ पर याद कर लेते हैं। आपके प्रथम लहर के जनक कौन थे? आपके पियाजे। और द्वितीय लहर की बात करें सामाजिक से जुड़ी हुई थी तो उसके थे आपके वाइगोत्स्की। ये बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। देखो प्रथम लहर में ज्ञान के निर्माण में समाज की भूमिका पर बल दिया जाता है। प्रथम लहर में ज्ञान के निर्माण पर समाज की भूमिका का अत्यधिक बल दिया जाता है। नहीं दोस्त, समाज की भूमिका का बल दिया जाता है वाइगोत्स्की। देखो इनका सिद्धांत भी कहता है आपका सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ था, यानी समाज और भाषा से जुड़ा हुआ था। तो आपके द्वितीय लहर से संबंधित हो, प्रथम लहर से संबंधित नहीं है। द्वितीय लहर में आत्म सातीकरण एवं समाविष्टीकरण की अवधारणा प्रमुख है दोस्तों। आत्म सातीकरण एवं समाविष्टि पियाजे को याद करती है। और पियाजे की बात करें तो पियाजे कौन सी लहर से जुड़े होते हैं? आपके प्रथम लहर से। कौन से जुड़े होते हैं? आपके प्रथम लहर से जुड़े होते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा दे रखा आपका प्रथम लहर व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचनावाद से तथा द्वितीय लहर सामाजिक संरचनावाद से संबंधित है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे उपयुक्त ये तो क्वेश्चन हो गया। सामाजिक जो आपके संज्ञानात्मक की बात करें तो पियाजे आ जाएगा। और सामाजिक रचनावाद की बात करें तो कौन आ जाएगा दोस्तों? आपके वाइगोत्स्की आ जाएगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। दोनों लहरों में ज्ञान को पूर्णतः सही या गलत ठहराया जा सकता है? नहीं दोस्तों, पूर्णतः सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आपकी बात करें संरचनावाद के अंदर बात करें आपकी, तो इसके अंदर आपकी पूर्णतः गलत नहीं ठहराया जा सकता। अब देखो दोस्तों बात करते हैं हम दोस्तों संरचनावाद की, यानी रचनावाद की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पढ़ा था दोस्तों हमने?
किसकी बात करते हैं हम? रचनावाद। क्या बात करते हैं? आपके संरचनावाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। यहाँ से मतलब ये नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वो, रचनावाद से आपका क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में पूछता है, चाहे कोई सी ग्रेड की एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपकी रेट हो। ठीक है दोस्तों, संरचनावाद की पहले दो भागों में बांटा गया था, इन दो भाग में इसके दोस्तों। पहली थी आपकी व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचना, व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचना, और दूसरी लेयर थी आपकी सामाजिक रचनावाद या सामाजिक संरचनावाद। लिख देता हूँ, वाद लगा देता हूँ यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इससे को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके प्रथम लेयर कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचनावाद को क्या कहा जाता है? आपकी प्रथम लेयर कहा जाता है। और सामाजिक संरचनावाद को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपकी द्वितीय लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय लेयर। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके मत कौन थे, यानी इसके प्रतिपादक कौन थे प्रथम लेयर के? पियाजी। कौन थे? पियाजी। और द्वितीय लेयर के प्रतिपादक किसको माना जाता है दोस्तों? आपके वाइगोत्स्की को। किसको माना जाता है? आपके लेव वाइगोत्स्की को। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत संरचनावाद की बात करें दोस्तों, इसका फिर एक प्रकार आया नीचे, कौन सा? आपका उग्र संरचनावाद। कौन सा है आपका? उग्र संरचनावाद में विभक्त हुआ, यानी संरचनावाद फिर आगे चल के 5 भागों में विभक्त हो गया। उग्र संरचनावाद की बात करते, वो किससे अलग हुआ दोस्तों? आपके ज्ञानात्मक रचनावाद से अलग हुआ। और इसके प्रतिपादक थे दोस्तों आपके, कौन थे? आपके वॉन ग्लासरफेल्ड। वॉन ग्लासरफेल्ड इसके प्रतिपादक थे। वाइगोत्स्की की बात करें, सामाजिक संज्ञानात्मक या रचनावाद की बात करें, तो ये कितने भागों में विभक्त हुआ दोस्तों? 2 भागों में विभक्त हुआ। एक आया दोस्तों आपके सांस्कृतिक संरचनावाद, सांस्कृतिक संरचनावाद या रचनावाद। इसके प्रतिपादक थे दोस्तों आपकी अचिंसन। कौन थे? आपके अचिंसन थे। और आपके इसके बाद आए आपके आलोचनात्मक, आलोचनात्मक रचनावाद की बात करें या संरचनावाद की बात करें दोस्त, इसके थे आपके फ्ल्यूरी। और ये पूछा गया था अभी आपके फ्ल्यूरी की बात करते हैं आगे फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर। फर्स्ट ग्रेड 2025 में क्वेश्चन आया था दोस्त, क्या आलोचनात्मक संरचनावाद के जनक कौन थे? तो फ्ल्यूरी थे दोस्त। तो ये था आपका पूरा रचनावाद या संरचनावाद जो बार बार यहाँ से पूछ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वाइगोत्स्की के आप सभी को बताया, जे पीडी याद कर लेना दोस्तों, आपके समीपस्थ विकास क्षेत्र। ठीक है, और जो ज्ञान है दोस्तों, ज्ञान है का निर्माण, ज्ञान के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? भूमिका अहम होती है दोस्तों समाज की। किसकी भूमिका अहम होती है? समाज की। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके पियाजे के अनुसार जो भूमिका होती है ज्ञान के निर्माण में, वो किसी होती है आपकी दोस्तों? आपके मनोवैज्ञानिक स्रोत। क्या होते हैं आपके? मनोवैज्ञानिक स्रोत होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, सारी हम समझ चुके हैं। बाकी अपना क्वेश्चन था आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पर आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण प्रथम लेयर के अंदर बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम लेयर आपकी व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचनावाद तथा द्वितीय लेयर आपकी सामाजिक रचनावाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, रोजर वीआईपी। यह रेट 2022 में भी पूछा गया था आपका, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है आपका, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है। रोजर वीआईपी 5E मॉडल में कौन सा चरण विद्यार्थियों को नए ज्ञान की खोज और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता है? नए ज्ञान की खोज और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता है। संलग्नता, खोजना, व्याख्या या मूल्यांकन। इंग्लिश में नाम याद करना दोस्तों, इंग्लिश में पूछा जाता है कौन सा 5E मॉडल में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया था वर्तमान के अंदर। तो दोस्तों आपकी एक्सप्लोरर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला आता है आपका जो कौन सा आपका इंगेज यानी संलग्नता, दूसरा आता है आपका एक्सप्लोरर यानी खोजना, तीसरा आपका एक्सप्लेन व्याख्या, चौथा आपका इवोल्यूशन मूल्यांकन। इससे पहले एक और आ जाता है दोस्तों आपका इलाबोरेट, मतलब क्या हो जाएगा आपका विस्तार। तो रोजर वीआईपी के 5E मॉडल के अंदर कौन से 5 शामिल थे दोस्तों? ये पांचों आपको याद करने और इंग्लिश में याद करना दोस्तों। यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा रोजर वीआईपी के 5E मॉडल के अंदर सम्मिलित नहीं है। इंगेज नहीं है, इंगेज हो गया आपका,
एक्सप्लोरर हो गया, एक्सप्लेन हो गया, एवाल्यूट हो गया मूल्यांकन, और इलाबोरेट हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका अभी 2025 के अंदर पूछा जा चुका है, 2025 की सेकंड ग्रेड के एग्जामों के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, त्रिगुण वर्गीकरण के अनुसार कौन सा गुण स्वस्थता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन को दर्शाता है? सात्विक, राजसिक, तामसिक या वात? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी सात्विक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों आपके व्यक्तित्व के शुरू हो चुके हैं। अब तक हमने अभिप्रेरणा क्वेश्चन देखे, जितने आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, और जितने आपके पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन जो बुकलेट के अंदर जो दिए हुए थे आपके जीएसटी के अंतर्गत, वहाँ पर जो आपको प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन आपको करवाया गया, यानी एक भी लाइन आपको ये नहीं छोड़ी गई है जो बुकलेट के अंदर है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ देखने को नहीं मिली हो। तो अब तक की क्लास आपको कैसी लगी? जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाना, ठीक है। और क्योंकि नेक्स्ट टारगेट अपना सेकंड ग्रेड है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, और सेकंड ग्रेड के लिए अंदर रीट की से भी बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे एक अपडेट के साथ। तो यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों। व्यक्तित्व का पहला क्वेश्चन अपना, त्रिगुण वर्गीकरण के अनुसार कौन सा गुण स्वस्थता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन को दर्शाता है? दोस्तों आपका सात्विक दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजसिक की बात करें दोस्तों, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, तीव्र क्रिया आ जाएगी अभी, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा हो जाएगी आपकी, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा। इसके अलावा दोस्तों आपकी भौतिकवादी मानसिकता, भौतिकवादी मानसिकता, ये सारी सारी किस्में आती है दोस्तों आपकी राजसिक में आती है। तामसिक की बात करें दोस्तों, आपकी क्रोध हो गया आपका, तामसिक के अंदर क्या आ जाएगा आपका, क्रोध आ जाएगा। क्रोध के बाद में दोस्तों आपकी जैसे क्रोध आ जाता है आपके पास घमंड भी होता है, ठीक है। टीचर बनने के बाद घमंड आ जाता है, ठीक। अवसाद, ठीक है। आलस्य, असहाय की भावना, असहायता की भावना, किसमें शामिल किए गए दोस्तों आपकी, तामसिक ने शामिल किए गए। दोस्तों हमें त्रिगुण वर्गीकरण की बात करें, 3 गुण कौन कौन से आपके, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये त्रिगुण के अंदर वात नहीं आता दोस्तों आपके, ठीक है। त्रिदोष के आधार पर आता है आपका वात, 4 भागों में बांटा गया था त्रिदोष के आधार पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों आपके व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति के क्वेश्चन पूछा गया है तो व्यक्तित्व की बात करते हैं यहाँ पर। व्यक्तित्व की बात करें दोस्तों, यानी पर्सनैलिटी की शब्द की बात करें, तो ये कौन से शब्द से बना आपका, लैटिन भाषा के शब्द से बना आपका। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है दोस्तों आपके, तो भाई पर्सोना से बना। कौन से बना आपका, पर्सोना से बना। और पर्सोना का अर्थ क्या होता है दोस्तों आपके, मुखौटा। अर्थ क्या हो गया आपका, मुखौटा। शॉर्ट के अंदर याद कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लो आ गया। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और ये किस लैटिन शब्द से बना हुआ है दोस्तों। तो शाब्दिक अर्थ दोस्तों आपके मुखौटा और पर्सोना शब्द से बना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2 परिभाषा पूछी गई थी। रीट मेंस 2022 की बात करें दोस्तों, तो 2 परिभाषा पूछी गई थी। पहली परिभाषा पूछी गई थी दोस्तों आपकी आलपोर्ट की, किसकी पूछी गई थी, आलपोर्ट की पूछी गई थी। और आलपोर्ट की परिभाषा आप सभी को याद है, व्यक्तित्व व्यक्ति के, लिख देता हूँ आपको, व्यक्तित्व है व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, समायोजन को निर्धारण करता है, समायोजन को निर्धारित करता है या निर्धारित करता है। यह परिभाषा आपकी लास्ट टाइम पूछी गई थी, ठीक है। रीट 2022 में आलपोर्ट की परिभाषा इंपोर्टेंट भी आपके व्यक्तित्व के अंदर। दूसरी परिभाषा आती है दोस्तों आपकी केटल की पूछी गई थी, एसएसटी वालों की। केटल की परिभाषा थी दोस्तों आपके व्यक्तित्व व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार
की भविष्यवाणी करता है, व्यवहार की भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी करता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के अनुसार व्यक्तियों को किस आधार पर वात पित्त कफ में वर्गीकृत किया गया है? त्रिगुणों के आधार पर, हरमूल तत्व यानी त्रिदोष के आधार पर, व्यक्तित्व के व्यवहार के आधार पर, आयु के आधार पर। दोस्तों आपके ह्यूमर मृल तत्व यानी त्रिदोष के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। व्यक्तित्व का प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया और ये किस पर आधारित था? यानी प्रथम बात करते हैं आपकी प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया और किसके पर आधारित था? आल्पोर्ट मनोदैहिक संगठन पर, केटल भविष्य के आधार पर, हिपोक्रेटस फ्लूइड या ह्यूमर के आधार पर, पियाजे संज्ञानात्मक संरचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिपोक्रेटस फ्लूइड या ह्यूमर के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिपोक्रेटस वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों। हिपोक्रेटस ने कितने वर्गीकरण दिए थे आपके? 4 भागों में बांटा था आपके। हिपोक्रेटस वर्गीकरण की बात करें तो कितने भागों में बांटा था दोस्तों आपके? 4 भागों में बांटा था। याद कर सकते हो, जैसे आपकी पीला पीत, रक्त हो जाएगा आपका, ठीक है, काला पीत हो जाएगा आपका, और आपका कफ हो जाएगा। 4 भागों में किसने वर्गीकरण किया था दोस्तों? आपके हिपोक्रेटस ने किया था। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है इसमें। जैसे हम याद कर सकते हैं आपके चिड़चिड़ा स्वभाव वाले, ठीक है, चिड़चिड़ा स्वभाव शॉर्ट के अंदर याद करें। इसके अंदर दोस्तों आपके संवेगात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, आपके रूप से स्थिर। काला पीत वाले व्यक्तियों की बात करें दोस्तों, जैसे आपके उदास रहते हैं आपके, तो उदास एवं मंदित निराशावादी व्यक्ति होते हैं आपके, मंदित निराशावादी व्यक्ति। कब की बात करें दोस्तों, इसमें आनंद युक्त होते हैं व्यक्ति। जो बालक है वो क्या होता है आपका? आनंद युक्त होता है। क्या होता है आपका? आनंद युक्त होता है, ठीक है, जिसमें भाव शून्य होते हैं, भाव शून्य होते हैं। किसमें शामिल किया गया? आपके कफ में शामिल किया गया। हिपोक्रेटस ने 4 प्रकार बताए थे इन्होंने, पीला पीत, रक्त, काला पीत और कफ, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा शरीर प्रकार सामाजिक, मिलनसार और खान पान के शौकीन होता है? तो सबसे पहले आपके शेल्डन का वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए। शेल्डन ने कितने बताए भाई? शेल्डन की बात करें तो शेल्डन के वर्गीकरण की बात करें तो आपकी बात करें कितने भागों बांटा इन्होंने? 3 भागों बांटा। कितने भागों बांटा आपके? 3 भागों बांटा दोस्त। व्यक्तित्व कितने भागों बांटा आपके? 3 में बांटा। कौन कौन से में? पहला था दोस्तों आपके एंडोमॉर्फिक, दूसरा था आपका कौन सा? आपका एक्टोमॉर्फिक, और तीसरा था आपका मिसोमॉर्फिक। डायप्लास्टिक इसका नहीं था दोस्तों आपके। डायप्लास्टिक क्रेस्मर के वर्गीकरण में था, क्रेस्मर। तो हमें पूछा दोस्तों सामाजिक, मिलनसार और खान पान के शौकीन वाले व्यक्तित्व को इसमें शामिल किए थे इन्होंने, बताओ भाई दोस्तों? एंडोमॉर्फिक में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्या जाएगा दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 2 एंडोमॉर्फिक का दूसरा नाम क्या रखा था इन्होंने? लंबा कर्तिक। क्या रखा था दोस्तों आपके? लंबा कर्तिक रखा था। एक्टोमॉर्फिक की बात करें दोस्तों, उल्टा लिखते हैं। एंडोमॉर्फिक की बात करें दोस्तों, एंडोमॉर्फिक रखा था इन्होंने गोलाकृतिक, गोलाकृतिक। और एक्टोमॉर्फिक इन्होंने क्या लिखा था? एक्टोमॉर्फिक लंबा कर्तिक, लंबा कर्तिक। और इसके अंदर दोस्तों आपके जैसे आपके पतले व्यक्ति हो गए, आपके लंबे व्यक्ति हो गए, आपके कमजोर व्यक्ति हो गया, आपके कलात्मक व्यक्ति हो गया, आपके इनको किस में रखा था? आपके शेल्डन ने एक्टोमॉर्फिक के अंदर रखा था। मिसोमॉर्फिक की बात करें दोस्तों, यानी आयताकृतिक, आयताकृति की बात करें तो इसके अंदर कौन से व्यक्ति को रखा था इन्होंने? इसमें रखा था जैसे कोई मजबूत व्यक्ति है आपका, सुगठित शरीर वाला व्यक्ति है आपका,
या साहसी व्यक्ति हैं, इनको रखा था दोस्तों आपके किसमें, मिसोमॉर्फिक के अंदर। तो शेल्डन ने आपके व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए दोस्तों, कौन कौन से आपके, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मिसोमॉर्फिक। तीनों के बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कैसमर के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार लंबा, दुबला, सिजोइड स्वभाव वाला और मानसिक विकलांगता की संभावना वाला है? तो क्रेसमर की बात करते हैं दोस्तों। क्रेसमर ने व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए? 4 बताए थे। क्रेसमर है ये आपका। क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए दोस्तों आपके? व्यक्तित्व की बात करें तो 4 प्रकार बताए। कितने टाइप बताए दोस्तों आपके? 4 टाइप बताए। चारों आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। हमें पूछा है कि लंबा, दुबला, सिजोइड स्वभाव वाला, मानसिक विकलांगता की संभावना वाला व्यक्तित्व कौन सा था? पिकनिक की बात करें, पिकनिक में तो दोस्तों आपके कौन सा आ जाएंगे दोस्तों आपकी, बताओ भाई। तो सबसे पहले हम पिकनिक के बारे में जानते हैं दोस्तों। पिकनिक में आएगा दोस्तों जैसे आपके छोटा कद वाला व्यक्ति। कौन सा कद वाला व्यक्ति आपका? छोटा कद वाला व्यक्ति, ठीक है। जैसे आपकी भारी, जिसका कोई भारी शरीर है वो व्यक्ति आ जाएगा आपका, भारी शरीर वाला व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। खान पान का शौकीन, खान पान का शौकीन वाला व्यक्ति है दोस्तों आपके, वो भी किसमें आएगा आपका? पिकनिक के अंदर आएगा। एंड एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व की बात करें दोस्तों, जैसे आपकी लंबा, दुबला, पतला, सिजोइड स्वभाव वाला, मनोविकलांगता की संभावना वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एथलेटिक की बात करें, इसमें दोस्तों आपके जैसे सुडौल व्यक्तित्व वाला, विकसित वाला, जिसका कोई गठिला शरीर है, गठिला शरीर व्यक्ति वाला। डायप्लास्टिक की बात करें दोस्तों, तीनों का मिश्रित रूप होता है, मिश्रित रूप जिनका पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डायप्लास्टिक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि क्रेसमर के सिद्धांत से पूछा, सरल क्वेश्चन पूछेगा तो क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार में व्यक्त किया, तो 4 प्रकार पूछेगा। या ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा क्रेसमर का प्रकार नहीं है, कौन सा क्रेसमर का प्रकार नहीं है, 3 क्रेसमर के देता है और एक आपका कौन सा दे देता है, आपका शेल्डन का दे देता है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा गया आज तक की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। युंग के वर्गीकरण के अनुसार वह व्यक्ति जो एकांत प्रिय, संकोची और भाव व्यक्ति में न्यून है, किस श्रेणी में आता है? युंग जुंग का हमने देखा था आपने, अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गीकरण, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने दिया था दोस्तों? आपकी युंग जुंग ने दिया था। तो दोस्तों युंग के अनुसार, युंग के वर्गीकरण के अनुसार व्यक्ति जो एकांत प्रिय रहता है, संकोची रहता है, उस भाव अभिव्यक्ति को में न्यून है, किस श्रेणी में आता है? बहिर्मुखी में, अंतर्मुखी में, उभयमुखी में, सामाजिक में। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्मुखी के अंदर। किसमें आता है आपका? अंतर्मुखी के अंदर आता है। बहिर्मुखी की बात करें, बहिर्मुखी के अंदर क्या आएंगे दोस्तों आपके? सामाजिक मिलनसार लोगों से प्रत्यक्ष मिलने वाला, सामाजिक मिलनसार लोगों से, सामाजिक मिलनसार लोगों से प्रत्यक्ष मिलने वाला, प्रत्यक्ष मिलने वाला व्यक्ति किसमें आएगा दोस्तों? आपकी बहिर्मुखी के अंदर इन्होंने शामिल किया, ठीक है। उभयमुखी आपके बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है, ये हमने देखा ही। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था रीट 2022 में कि रोजनमैन और फ्रीडमैन का सिद्धांत कौन सा है? रीट 2022 में क्वेश्चन आया था कि फ्रीडमैन एवं रोजनमैन के वर्गीकरण में कौन सा टाइप उच्च स्तरीय विप्रेरणा, समय की कमी और काम में बोझ से लदा रहने वाला व्यक्ति दर्शाता है? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप ए बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? टाइप ए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीडमैन व रोजनमैन का वर्गीकरण कौन सा था आपका? टाइप ए और टाइप बी था दोस्त। टाइप सी किसने दिया था? आपके मॉरिसन दिया था दोस्त। किसने दिया था? आपके मॉरिसन दिया था। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। और टाइप डी की बात करें दोस्त, आपके टाइप डी दिया था दोस्त आपके जॉन डिनोलेट, जॉन डिनोलेट द्वारा दिया गया था दोस्त आपके। टाइप बी के अंदर कौन से व्यक्तित्व वाले आते हैं दोस्तों? आपके टाइप बी के अंदर आते हैं आपके जैसे शांत, स्थिर, शांत चित्त वाले, चिंता मुक्त वाले व्यक्ति। शॉर्ट में लिख देता हूँ, चिंता मुक्त वाले व्यक्ति किसमें आते हैं? आपके टाइप बी के अंदर आते हैं। चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, किसमें आते हैं? आपके टाइप बी के अंदर आते हैं, ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, दृष्टिकोण
तो सारे के सारे बात करें किसके अंदर आते हैं, आपके टाइप बी के अंदर आते हैं। चारों पांचों हमने देख लिया। फ्रीडमैन और रोजरमैन की बात करें तो टाइप ए टाइप बी, मॉरिसी की बात करें तो टाइप सी दिया था, टाइप डी दिया था आपके जॉन डी नोलेट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेंजर की बात करें तो आपकी पार्टीज याद करना दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के अंदर। इसका सिद्धांत बहुत बार पूछा गया आपका। स्पेंजर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा प्रकार उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो अन्य लोगों से संपर्क बढ़ाने और सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं। सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो दोस्तों वो कौन सा जाएंगे, सोशल। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंजर के वर्गीकरण की बात करें तो व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए दोस्तों इन्होंने व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए, आपकी 5 बताए, 6 बताए थे, सॉरी। व्यक्तित्व कितने प्रकार बताया इन्होंने, 6 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए दोस्तों, पहला बताया इन्होंने दोस्तों आपके सैद्धांतिक। पहला वर्गीकरण कौन सा बताया इन्होंने, सैद्धांतिक बताया। दूसरा इन्होंने बताया आर्थिक, ठीक है, इकोनॉमिक। तीसरा इन्होंने बताया आपके कलात्मक, एस्थेनिक। कलात्मक क्या हो गया आपका, एस्थेनिक हो गया। चौथा बताया इन्होंने सामाजिक यानी सोशल। पांचवा प्रकार बताया इन्होंने पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। और छठा बताया इन्होंने व्यक्तित्व का प्रकार धार्मिक या रिलीजन्स, धार्मिक। ठीक है, पार्टीज से याद कर सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आलपोर्ट के अनुसार ऐसे गुण जो व्यक्ति की पहचान के साथ जुड़े हो और उसकी पहचान व्यक्ति के नाम से ही हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक या सतही गुण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके प्रधान विशेषक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलपोर्ट ने प्रधान विशेषक यानी प्रधान, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपके केटल के वर्गीकरण में कौन से गुण दिन प्रतिदिन के व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लेकिन व्यक्तित्व का मूल आधार नहीं होते हैं। मूल गुण, सतही गुण, प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सतही गुण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है। केटल के वर्गीकरण में कौन से गुण दिन प्रतिदिन के व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लेकिन व्यक्तित्व का मूल आधार नहीं होते। तो दोस्तों आपके सतही गुण कौन से, सरफेस टेंस। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केटल की बात करें तो कितना गुण बताए थे इन्होंने, 16 शील गुण बताए थे दोस्तों। कितने बताए थे आपके, शील गुण की बात करें तो 16 बताए थे। 16 पीएफ कारक भी सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, आपके केटल ने दिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइजेंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण में, व्यक्तित्व वर्गीकरण में कौन सा आयाम व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। सामाजिक आयाम एवं भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है दोस्तों। अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, तंत्रिका तापिता बनाम साविक स्थिरता, मनस्तापिता बनाम सामाजिक, मूल गुण बनाम सतही गुण। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के पंचकारक मॉडल। कौन सा आपका पंचकारक मॉडल, सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंचकारक मॉडल के जनक कौन है। तो दोस्तों वो आपके पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे। तो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के पंचकारक मॉडल में कौन सा कारक व्यक्ति की भावनात्मक अस्थिरता या तंत्रिका ताप को दर्शाता है। अनुभव के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, तंत्रिका ताप या अंतर विवेकशीलता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके तंत्रिका ताप। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचकारक की बात करें तो आपके अनुभव के लिए खुलापन 1 हो गया, बहिर्मुखता 2, तंत्रिका ताप 3 हो गया, अंतर विवेकशीलता 4 हो गया, और 5 कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, सहमतिशीलता। ये पंचकारक दिए थे दोस्तों कितने, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। 500 पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, बिग 5 फैक्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI किसने विकसित की थी और इसमें कितने कथन शामिल है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सीधा भी पूछा जा चुका है कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची किसने विकसित की थी दोस्तों, आपके केटल ने। 16 कथन, केटल के तो 16 कथन थे, 16 पीएफ कारक सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों आपकी। अथवे मैकेले ने की थी। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची किसने विकसित की दोस्तों, आपके अथवे व
मैकेले ने की थी, और 567 कथन थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो आपके बेल के 116 कथन थे, आईजे के 32 कथन थे, और केटल के 16 कथन थे। वैसे ऑप्शन भी सेम मेल हो रहे, लेकिन हमें पूछा है कि मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, तो इसमें तो आपके ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है। और भारत के संदर्भ में बात करें दोस्तों, भारत में बात करें दोस्तों आपके, तो भारतीय संस्करण जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची किसने जारी की थी दोस्तों? आपके मलिक व जोशी साहब ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सारे आ जाएंगे दोस्तों। केटल का 16 पीएफ व्यक्तित्व है, प्रश्नावली मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होती है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 16 पीएफ कारक है, उसका जनक कौन? आपके केटल है। तो व्यक्तित्व प्रश्नावली मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है? शारीरिक स्वास्थ्य मापन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यवसायिक अन्वेषण एवं परीक्षण के लिए, सामाजिक व्यवहार के मापन के लिए, नैतिक मापन के लिए। तो दोस्तों आपके व्यवसायिक निर्देशन, व्यवसायिक अन्वेषण एवं परीक्षण के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। आइजेंक के व्यक्तित्व प्रश्नावली में कौन से 3 व्यापक आयाम है? कौन से 3 व्यापक आयाम है? आइजेंक के व्यक्तित्व प्रश्नावली की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 32 विशेषज्ञों पर प्रयोग किया गया था। आपके 32 विशेषज्ञों पर प्रयोग। आइजेंक के व्यक्तित्व प्रश्नावली में कौन से 3 व्यापक आयाम है? आयाम पूछे तो 3 आयाम कौन से थे दोस्तों? अनुभव, बहिर्मुखता, अंतर्वियोगशीलता नहीं दोस्तों। आपके अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सावयविक स्थिरता व अस्थिरता, मनस्थापितता, सामाजिकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीनों आयाम कौन से थे आपके? तीनों आयाम ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट आंसर हो जाएगा। 3 व्यापक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बेल समायोजन आविष्कारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बेल समायोजन आविष्कारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताओ भाई। व्यक्तित्व की रचनात्मक मापन नहीं, समायोजन संबंधी कठिनाइयों का मापन। समायोजन संबंधी कठिनाइयों का मापन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर 2 फॉर्म है दोस्त। कितने फॉर्म थे आपके? 2 फॉर्म थे। कौन कौन से? एक था आपका विद्यार्थी और दूसरा था आपका व्यवसायिक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। वुडवर्थ के व्यक्तित्व मापन यंत्र, वुडवर्थ के व्यक्तित्व मापन यंत्र में किन पहलुओं का परीक्षण किया जाता है? किन पहलुओं का परीक्षण किया जाता है? शारीरिक लक्षण, डर, चिंताएं, भावनाएं और अभिव्यक्तियां। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितने परसेंट थे दोस्तों इसके अंदर? कुल परसेंट की बात करें तो वुडवर्थ के जो व्यक्तित्व मापन यंत्र में कुल परसेंट है आपके 116। कितने थे आपके? 116 सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलपोर्ट का एएस प्रतिक्रिया देन पुरुषों और स्त्रियों के प्रतिरूप में क्रमशः कितने प्रश्नों का समावेश होता था? यानी पुरुषों के लिए कितना? 33, स्त्री के 34। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। प्रक्षेपी तकनीक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रक्षेपी तकनीक के निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। प्रक्षेपी तकनीक का विकास अचेतन अभिप्रेरणा और भावनाओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। क्या भाई? प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग प्रक्षेपी तकनीक का विकास अचेतन अभिप्रेरणा और भावनाओं के मूल्यांकन के लिए किया गया। बिल्कुल राइट। इस तकनीक में किसी प्रतिक्रिया को सही या गलत नहीं माना जाता और इसे आत्मनिष्ठ पद्धति के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपी तकनीक की विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हरमन रोसा, देखो हरमन रोसा द्वारा विकसित रोसा शाही दाब्बा परीक्षण। सीधा पूछा जाता है कि शाही दाब्बा परीक्षण के जनक कौन थे? वो थे दोस्त आपके हरमन रोसा। तो हरमन रोसा द्वारा विकसित रोसा शाही दाब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं और उनका रंग वितरण कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। तो कुल कार्ड कितने होते हैं आपके? 10 कार्ड होते हैं दोस्त। कितने होते हैं आपके? कुल कार्ड 10 होते हैं, आप सभी को पता है। तो 5 काले सफेद, 2 लाल और 3 रंगीन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कृष्णा डी मॉर्गन और हेनरी मूरे द्वारा विकसित विषय आत्मबोध परीक्षण T80 में के भारतीय संस्करण को किसने तैयार किया? उमा चौधरी, उदय पारिक, हॉल मैन या लियोपेड बेलक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके उमा चौधरी। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर बात करें विषय आत्मबोध परीक्षण के अंदर बात करें T80 में कुल कार्ड कितने होते हैं आपके? कुल कार्ड की बात करें तो कुल कार्ड होते हैं दोस्तों आपकी 31। ठीक है, इनमें से 30 तो क्या होते हैं आपके दोस्तों? सचित्र होते हैं। क्या होते हैं? सचित्र। और एक क्या होता है आपका? रंगहीन। एक क्या होता है आपका? रंगीन होता है दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक आत्मबोध परीक्षण में बच्चों के लिए कुल कितने समान कार्ड उपयोग किए जाते हैं और इन पर क्या चित्रित होते हैं? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो बालक आत्मबोध परीक्षण है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? आपके लियोपोल्ड बेलक द्वारा। लियोपोल्ड बेलक। कुल कार्ड कितने होते हैं आपके दोस्तों? कुल कार्ड होते हैं आपके 10 और जिन पर जानवरों के चित्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोजनविंग चित्रकथ कुंठा अध्ययन में किस प्रकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है और भारतीय संस्करण किसने तैयार किया? 10 जानवर चित्र लियोपोल्ड ब्लैक ने, भारतीय नहीं दोस्त। आपके उदय पारिक ने आपके रोजनविंग चित्रकथ कुंठा अध्ययन का भारतीय प्रयोग किया था। और 24 कार्टून कार्ड होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले यहाँ पर कुछ और है जैसे आपके वाक्य पूर्ति परीक्षण प्रक्षेपित तकनीक के अंदर ये भी आते हैं आपके वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपके पैन व टेंडलर। पैन एवं टेंडलर। शब्द शास्त्रीय परीक्षण। शब्द शास्त्रीय परीक्षण कौन थे आपके? डाल्टन थे दोस्त। कौन थे आपके? डाल्टन थे। ठीक है, इसके अलावा आपका व्यक्तन परीक्षण, ये भी आपका एक प्रक्षेपी परीक्षण है। खेल युद्ध भी क्या है दोस्तों? आपकी प्रक्षेपी परीक्षण है। दोस्तों हमने क्या पढ़ा? अभी प्रक्षेपी तकनीकों के क्वेश्चन देख रहे थे हम। इसके अंदर ये 3-4 और याद कर लेना साथ साथ। पहला देखा हमने दोस्तों आपके रोसा शायद दबा परीक्षण हरमन रोसा द्वारा। विषय आत्मबोध परीक्षण कृष्णा डी मॉर्गन व हेनरी मुरे का। तीसरा देखा दोस्तों हमने बालक आत्मबोध परीक्षण लियोपोल्ड ब्लैक का। चौथा देखा हमने रोजनविंग चित्रगत कुंठा अध्ययन। ठीक है, पांचवा देखा हमने दोस्तों वाक्य पूर्ति। छठा देखा हमने शब्दशास्त्रीय परीक्षण डाल्टन का। सातवां व्यक्तिगत परीक्षण और आठवां आपका खेल विधि। तो ये 8 आपकी प्रक्षेपी तकनीक है व्यक्तित्व मापने की। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आपके व्यवहारिक विधियों की। क्वेश्चन आ गया आपके व्यक्तित्व मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहारिक मापन में शामिल होती है? व्यवहारिक मापन में शामिल होती है साक्षात्कार विधि। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी होती है आपकी? साक्षात्कार विधि। व्यवहारिक मापन की बात करें, विधियों की बात करें तो आपकी देखो स्थिति परक परीक्षण भी होता है का। स्थिति परक परीक्षण होता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी विधि होती है दोस्तों आपकी निर्धारण। तीसरी आपकी नाम निर्देशन। चौथी की बात करें दोस्तों आपके प्रेक्षण। और पांचवी की बात करें तो आपकी केस स्टडी। केस स्टडी ये सारे के सारे किसमें शामिल है दोस्तों? आपके व्यवहारिक मापन विधियों में शामिल है। तो साक्षात्कार विधि आपका ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, फ्रायड के अनुसार मानव मस्तिष्क का कितना भाग चेतन और कितना अचेतन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। रीट 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो फ्रायड की बात करें तो इन्होंने सिद्धांत दिया था कौन सा आपका? मनोविश्लेषणवाद। कौन सा दिया था आपका? मनोविश्लेषणवाद। कौन सिद्धांत दिया था दोस्तों? आपके मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने चेतन मन कितना बताया था दोस्तों? बताओ भाई। जो भावनाओं के लिए लोग जागृत होते हैं, बताओ भाई। 1/10 और अचेतन 9/10। ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने चेतन, पूर्व चेतन, अचेतन प्रकार बताए थे दोस्त। ठीक है, और मानव मस्तिष्क की तुलना किसने की थी? इन्होंने मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की थी दोस्तों? मस्तिष्क की तुलना किससे की थी दोस्तों? आपके बर्फ के हिमखंड से की थी। किससे की थी आपकी? बताओ भाई। हिमखंड से। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त,
व्यक्तित्व की संरचना में कौन सा घटक अचेतन मन का प्रतिनिधि करता है? कौन सा घटक अचेतन मन का प्रतिनिधि करता है? सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है और स्वेच्छा से कार्य करता है। अहम करता है, इदम करता है, प्रायम करता है, चेतन करता है। तो दोस्तों क्या करता है आपका? इदम करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चुकेप्सा था यार सर, मेरे हिसाब से चुकेप्सा है क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अचेतन मन का प्रतिनिधित्व कौन करता है आपका? इदम करता है। अचेतन मन का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों आपके? इदम करता है दोस्तों। और चेतन मन का प्रतिनिधित्व कौन करता है आपका? अहम करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया आपका। फ्रायड के मनोलैंगिक अवस्थाओं में जन्म से 2 वर्ष तक सुख का केंद्र कौन सा अंग होता है? सुख का केंद्र कौन सा होता है दोस्त आपका? बताओ भाई। गुदा या मूत्रमार्ग, मुख, लिंग या हाथ पैर? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? मुख होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर इन्होंने बताया था गुदा या मूत्रमार्ग 2 से 4 वर्ष। लिंग वाली बताई, लिंग अवस्था 4 से 6 वर्ष। और इसके अंदर दोस्तों आपके 2 बताई थी इन्होंने, 2 मनोग्रंथियाँ बताई थी जो बार बार पूछी जाती है आपकी। 2 मनोग्रंथियाँ कौन कौन सी थी? पहली तो थी आपकी दोस्तों इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। कौन सी आपकी? इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। ये तो किसमें पाई जाती है दोस्तों? आपकी लड़कियों के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? अभी लड़कियों में पाई जाती है। यानी कि पिता के प्रति प्रेम लड़कियां प्रेम किससे करती ज़्यादा? पिता से करती है। दूसरी होती है दोस्तों आपकी लड़की। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है आपकी ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस मनोग्रंथि, यानी माता के प्रति प्रेम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों ग्रंथियों से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इन्होंने कुल अवस्था कितनी बताई थी दोस्तों आपकी? 5 अवस्था बताई थी इन्होंने। मनोलैंगिक अवस्था की बात करें तो कुल कितनी बताई थी आपकी दोस्तों? 5 बताई थी। ये भी याद करना। गुदा हो गई आपकी, ठीक है। पहले थी आपकी मुख्य चूषण अवस्था, दूसरी थी आपकी गुदा और मूत्र मार्गीय अवस्था, तीसरी थी आपकी लिंग अवस्था, चौथी थी आपकी सुप्तावस्था। चौथी कौन सी थी आपकी? सुप्तावस्था थी। और 5वीं कौन सी थी आपकी? जनन अवस्था। ठीक है, सुप्तावस्था थी दोस्तों आपके 7 से 11 या 12 वर्ष। जनन अवस्था थी आपकी 11 वर्ष से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो आगे क्वेश्चन। फ्रायड के अनुसार जनन अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है और इसमें व्यक्ति किसके प्रति आकर्षित होता है? 7 से 11 वर्ष समान लिंग के प्रति, 11 वर्ष से आगे विपरीत लिंग के प्रति। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को याद करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मतलब भाई अचेतन मन की विशेषताओं को याद करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रक्षेपण या स्वप्न विश्लेषण, साक्षात्कार या लिखित परीक्षा? तो ड्रीम एनालिसिस दोस्तों आपकी स्वप्न विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मनोविश्लेषणवाद यानी सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत था, जहाँ से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे के सारे हमने आपको करवाए दोस्तों। बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से करवाने का प्रयास किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बुद्धि से अपनी बुद्धि स्टार्ट हो चुका है, यानी तीसरा टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने अभिप्रेरणा पढ़ा, दूसरा हमने व्यक्तित्व पढ़ा और तीसरा टॉपिक अपना बुद्धि है दोस्तों। तो बुद्धि को शुरुआत करते हैं। अब तक आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। प्रश्न कितने सही हुए आपके वो भी कमेंट के अंदर बताना, और आपका रिवीजन कैसा हुआ वो कमेंट के अंदर बताना, क्योंकि हम रिवीजन के अनुसार सारे क्वेश्चन लेके आए ताकि आपका रिवीजन हो सके। बुकलेट की बात करें, जीएसटी बुकलेट की एक भी लाइन ऐसी न हो जो आपकी पढ़ी हुई न हो, ठीक है, नज़र से आपको निकल जाए, उस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हुए। साथ साथ हमने जो पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए थे आए हुए आपके एग्जाम में, वो भी मैंने साथ ले लिया ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए दोस्तों। कि यहाँ से ये टॉपिक से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने 2022 के क्वेश्चन भी सारे साथ साथ ले लिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके बुद्धि की। तो बुद्धि एक समुच्चय अथवा सार्वजनिक क्षमता है
जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जिसके सहारे क्या करता है दोस्तों आपके व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। चलो बढ़िया बात है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। इस परिभाषा के अनुसार बुद्धि किसने दी? बुद्धि की परिभाषा किसने दी? इस प्रकार से होना चाहिए था। अल्फ्रेड विन्ने की परिभाषा थी, वेस्लर की थी, बोरिंग की परिभाषा थी या बर्ट की थी? दोस्तों ये परिभाषा थी आपकी वेस्लर की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोरिंग की परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। बोरिंग की परिभाषा दोस्तों, जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। वही क्या आपकी बुद्धि। ये परिभाषा दोस्तों आपकी बोरिंग की थी, जो बार बार पूछी जाती है। बट की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आई है। बट की परिभाषा की बात करें हम दोस्तों, बट की परिभाषा क्या थी दोस्तों? बट की बात करें दोस्तों, बट की परिभाषा पूछी गई थी आपकी, बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। यह परिभाषा भी आपकी बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत बार आपकी पूछी जा चुकी है। अल्फ्रेड विन्ने की परिभाषा की बात करें, अल्फ्रेड विन्ने की परिभाषा थी कि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता। देखो अच्छा निर्णय, ठीक है, याद कर लो। अच्छा बोध करने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता, साथ साथ अच्छा चिंतन यानी तर्क, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता, करने की योग्यता क्या कहलाती है? आपकी बुद्धि कहलाती है। यह किसने कहा था दोस्तों? आपकी अल्फ्रेड विन्ने की परिभाषा थी। तो चारों ऑप्शनों की परिभाषा मैंने आपको याद करवा दी, क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं बुद्धि की विशेषताओं से। क्वेश्चन है आपका, देखो दोस्तों क्या है आपका, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। बुद्धि क्या है? विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी निहित होती है। बिल्कुल, व्यक्ति क्या होती है? आपकी मानसिक क्षमता भी निहित होती है। बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपकी। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने में मदद करती है। बिल्कुल राइट। बुद्धि केवल ज्ञान और स्मृति है दोस्त, बुद्धि केवल ज्ञान और स्मृति नहीं है। ये तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प की बात करें तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, थॉर्नडाइक के अनुसार वह बुद्धि कौन सी है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है तथा उनके साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार करता है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा है। मूर्त बुद्धि को क्या कहा दोस्तों आपके? व्यवहारिक बुद्धि का। यानी थॉर्नडाइक की बुद्धि की बात करें, थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार बताए दोस्तों आपके? 3 प्रकार बताए। बुद्धि के टाइप्स की बात करें दोस्त तो कितने प्रकार बताए? शॉर्ट में याद करते 3 बताए। कौन कौन से आपके? सामाजिक, दूसरा कौन सा बताया इन्होंने? अमूर्त, और तीसरा बताया दोस्तों इन्होंने मूर्त। ठीक है, और इस मूर्त बुद्धि को इन्होंने क्या खाया? आपका व्यवहारिक बुद्धि खाया दोस्त। व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काटे हैं तो निकाल के देख लें दोस्त, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बुद्धि का वह सिद्धांत कौन सा है जिसके अनुसार बुद्धि केवल एक ही सामान्य क्षमता पर आधारित होती है? द्विकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? एक कारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक कारक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपके अल्फ्रेड विन्ने ने दिया था। अल्फ्रेड विन्ने का एक कारक सिद्धांत था, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिकारक द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपके स्पीयरमैन ने। सारे ये भी याद कर लो। समूहकारक सिद्धांत किसने दिया था? आपके थर्स्टन ने दोस्तों। समूहकारक सिद्धांत दिया था आपके थर्स्टन ने, बहुत बार पूछा जा चुका है।
त्रिआयामी सिद्धांत की बात करें तो गिलफोर्ड का था। किसका था आपका? गिलफोर्ड का था। तो सारे याद कर लो एक साथ ही। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। आप देखो सिद्धांत कर लेते हैं। सामान्य कारक जी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामान्य कारक जी के संबंध में निम्न कौन सा कथन है सही है दोस्तों? ये अर्जित होता है और प्रशिक्षण से प्रभावित होता है। दोस्तों अर्जित तो आपका विशिष्ट कारक होता है। कौन सा कारक होता है आपका? विशिष्ट कारक, यानी एस की बात करते हैं। एस प्रभावित होता है, ये तो नहीं। ये जन्मजात होता था, प्रशिक्षण से प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ये आपके सामान्य कारक और विशिष्ट कारक देव कारक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपकी स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का सिद्धांत है ये, याद कर लो साथ साथ ही। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिन्ने, लुई थर्सन, जेपी गिलफोर्ड, स्पीयरमैन। तो द्विकारक सिद्धांत के दोस्तों आपके स्पीयरमैन है। एस कारक बताया था इन्होंने, सॉरी 5 लिख दिया मुझे। एस कारक और जी कारक बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। जेपी गिलफोर्ड की बात करें तो त्रिआयामी सिद्धांत अभी देखा। लुई थर्स्टन की बात करें तो समूह कारक सिद्धांत, और आपकी अल्फ्रेड बिन्ने की बात करें तो एक कारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो वाचिक, बोध, संज्ञा, योग्यता, स्मृति योग्यता किस बुद्धि सिद्धांत की प्राथमिक मानसिक योग्यता है? त्रिआयामी सिद्धांत की, द्विकारक सिद्धांत की, समूह कारक सिद्धांत की, एकारक सिद्धांत की? बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपका? समूह कारक सिद्धांत की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समूह कारक सिद्धांत में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यता थी दोस्तों आपकी? 7 मानसिक योग्यताएं थी। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपके थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था? आपके थर्स्टन दिया था। इसमें दोस्तों आपकी वाचिक हो गई, संख्या योग्यता हो गई, स्मृति योग्यता हो गई, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों आपकी देशिक हो गई, प्रत्याक्षण योग्यता हो गई, शब्द प्रवाह क्षमता हो गई, स्मृति योग्यता हो गई, आगमनात्मक तर्क योग्यता हो गई। तो ये 7 मानसिक योग्यता थी किसमें? आपके समूह कारक सिद्धांत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में संक्रिया से क्या अभिप्राय है? संक्रिया से क्या अभिप्राय है दोस्त? ज्ञान की विषय वस्तु, बुद्धि का परिणाम, व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप, सामाजिक समायोजन की क्षमता। तो दोस्तों आपके व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत। देखो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। में स्तर यानी लेवल से क्या तात्पर्य? किसी समस्या की कठिनाई का स्तर, किसी समस्या की कठिनाई का स्तर। तो दोस्तों आपकी सीमा हो गई। क्या हो गई दोस्तों? आपकी सीमा हो गई। कार्यों की संख्या, नहीं सीमा ये नहीं होगी आपकी दोस्तों। स्तर की पूछा नहीं। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत में स्तर से क्या 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 तात्पर्य है? तो किसी समस्या की कठिनाई का स्तर ही दोस्तों क्या हो जाएगा? आपकी स्तर। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सीमा से अभिप्राय कठिनाई के एक निश्चित स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की संख्या है। तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी सीमा हो जाएगी, रेंज। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित बुद्धि के सिद्धांतों का उसके प्रतिपादकों से सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। कॉलम ए सिद्धांत दे रखे हैं, कॉलम बी के अंदर आपके प्रतिपादक दे रखे हैं। तरल व ठोस का सिद्धांत। तरल व ठोस का सिद्धांत देता दोस्तों आपके केटल और हॉर्न ने। तो पहला 2 के अंदर दोस्तों आपके पहला 2 पहले में है, तीसरे में है। तो बी और डी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बी और डी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सैम्पलिंग सिद्धांत दोस्तों, सैम्पलिंग सिद्धांत की बात करें तो सैम्पलिंग सिद्धांत किसने दिया था? आपके बताओ भाई, थॉमसन ने दिया था। दूसरा 3 के अंदर, दूसरा 3 में इसमें 4 तो कैंसिल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? आपके कैरोल मोदी ने दिया था। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सिद्धांत आपके सीधे पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे सिद्धांत मैंने आपको करवा दिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरों के मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को समझकर उचित प्रतिक्रिया करने की योग्यता हार्वर्ड गार्डन के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि है? भाषाई बुद्धि है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि की बात करें तो कितने सिद्धांत बताए थे? बताओ इन्होंने 9 बताए थे क्या? हार्वर्ड गार्डन की बात करें, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था इन्होंने। कौन सा आपका? बहुबुद्धि सिद्धांत। और इसके अंदर कुल बुद्धि कितनी बताई इन्होंने? 9 बताए थे। कितने बताए थे? 9। भाषाई बुद्धि होगी, तार्किक होगी,
ठीक है। स्थानिक देशिक बुद्धि होगी, शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, सांगीतिक बुद्धि होगी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, प्रकृतिवादी बुद्धि होगी और अस्तित्ववादी बुद्धि होगी। तो ये किसने बताए थे? सारे सारे आपके हार्ड गार्ड ने बताए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। स्टर्नबर्ग का के त्रिचापी सिद्धांत। तो त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपके स्टर्नबर्ग ने दिया था। में वह बुद्धि कौन सी जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की पर्यावरणीय मांगों से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करती है? घटकीय बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सांदर्भिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। घटकीय बुद्धि की बात करें, इसमें सूचना का विश्लेषण होता है दोस्तों। आपकी सूचना का विश्लेषण, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। अनुभाविक बुद्धि के अंदर क्या होता है दोस्तों? आपके अनुभव से जुड़ी होती है। आपके अनुभव लिख देते हैं, अनुभाविक समझ सकते हो आप सीधे सीधे क्वेश्चन। सृजनात्मक के अंदर बात करें, समाधान, ये भी किसमें हो जाएगा? वैसे आपके स्टैंडर्ड पर 3 बताई थी, कौन कौन सी? सृजनात्मक तो थी नहीं इसके अंदर। घटिकीय बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि, ये आपके स्टैंडर्ड के 3 सिद्धांत में थी। यानी 3 बुद्धि बताई थी इन्होंने। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पास मॉडल का निर्माण किसके द्वारा किया गया तथा ये किस मनोवैज्ञानिक के मस्तिष्क संरचना का विश्लेषण पर आधारित थी? थार्नडाइक गार्डनर, जेपी दास, जैक नालगेरी एम किर्बी, अलेक्जेंडर आर लूरिया? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो ये आपकी बुद्धि तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्वेश्चन हमने किया आपकी बुद्धि लब्धि तक। यानी कल हमारी शुरुआत होगी दोस्तों आपकी। कल करेंगे हम दोस्तों आपके बुद्धि लब्धि के क्वेश्चन और आपके बालक करेंगे दोस्तों। ये 2 टॉपिक, बालक और समायोजन, ये 3 टॉपिक हम करेंगे दोस्तों कल। यानी कल अपनी 1-1.5 घंटे में आपकी मनोविज्ञान आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी? एक भी टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं छोड़े हमने। पूरी आपकी जीएसटी है, उसका पूरा सार करवाया आपका एमसीक्यू माध्यम से। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो क्यों कहा अच्छे लेवल के? क्योंकि हमने ज़्यादा रिविजन करने का सोचा है, क्योंकि रिविजन हमारा अच्छा हो सके, बहुत ही शानदार तरीके से हो सके, बुकलेट आपकी पूरी यानी लाइन टू लाइन अपनी क्लास के माध्यम से कंप्लीट हो सके। तो इसलिए सारे बुकलेट पर आधारित क्वेश्चन थे। तो आपको कमेंट के अंदर बताना आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हुई तो क्लास को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ अपने टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी। पीडीएफ किस पर मिलेगी दोस्तों? आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, जहाँ से आप रिविजन भी कर सकते हो पीडीएफ के माध्यम से भी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।